Hello dear students, this is Dr. Athar Tajumul Islam and you are watching Economic Success Point. कुछ दिन पहले हमने BA 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया था, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर BA 3rd सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर भी होने वाला है, उसका गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। तो आज के वीडियो में हम BA 3rd सेमेस्टर इकोनॉमिक्स बैच 2021 उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन रहेगी जो मैं सारे गेस्ट पेपर्स के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि डोंट रिमेन कन्फाइंड और लिमिटेड टू दिस गेस्ट पेपर। पूरे सिलेबस को वैसे आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, बस इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे। वन मोर थिंग, हम सारे क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे वीडियो लेंथ बढ़ जाती है और फिर ये देखना बोरिंग सा लगता है। जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना हमें जरूरी लगेगा, बस उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे, और वो भी थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो आपका सबसे पहला सेक्शन है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके 8 क्वेश्चन रहते हैं, ईच कैरिंग 3 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स स्कोप। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली अगर आप कहोगे कि इट इज इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज डायमेंशन रेफरिंग टू द इकोनॉमी एज ए होल, or it is concerned with aggregates and averages of the entire economy, जैसे national income, aggregate demand, aggregate supply, aggregate output, total employment, saving consumption, investment, price level, etc. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एक डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे विच हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय सैमुअल ए मॉर्ली। ही सेज macroeconomics is the study of key economic magnitudes such as general price level, income and employment measured over the entire economy. उसके बाद इसका जो स्कोप है उसमें आप मेंशन कर सकते हो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, exchange rate and balance of payment, theories of economic growth, theories of international trade, monetary and fiscal policy, ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आप सिंपली कहोगे कि रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें फिर अगर आप देखोगे इंजेक्शंस एंड लीकेजेस है, इसमें इंजेक्शन सिंपली अगर आप कहोगे कि एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स व्हिच कॉज एन एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट, आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आता है एक्सपोर्ट पेमेंट, आता है, और सिंपली वी कैन से इंजेक्शंस इज इक्वल टू I + C + X। फिर लीकेजेस, simply it is the withdrawal of a part of income from circular flow of income, or those flow variables which have negative impact, or I can say contraction on the process of income generation। इसमें आप सेविंग्स आता है, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आता है, इंपोर्ट पेमेंट्स आता है, दैट इज लीकेजेस इज इक्वल टू S + T + M। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें अगर आप देखोगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जीडीपी सिंपली सेज कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स।
फिर जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ता है। दैट मीन्स जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू एनडीपी। फिर एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू एनएनपी। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो है एग्रीगेट्स वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। और किसी भी वेरिएबल को जो मार्केट प्राइस पे होता है उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, अगर वेरिएबल एग्रीगेट जो है वो मार्केट प्राइस पे है, हम सिंपली करेंगे, फॉर एग्जांपल हम जीडीपी की बात यहां पे लेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस पे है तो उसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट विल बी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब अगर कोई वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट पे ही है, जैसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। उसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखोगे, दैट इज सिंपली सेज व्हाट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट। ब्रीफली डिस्कस सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है जेबी से ने ये प्रोपाउंड किया था in his book Treatise on Political Economy in 1803, that is 1803. And he says supply creates its own demand because money acts as a medium of exchange only. He says there cannot be general overproduction or general unemployment on account of the excess of supply over demand, that is S greater than D, because whatever is supplied or produced is automatically exchanged for money. फिर वो उसके बाद जो है अगर आप देखोगे ये जो सेज लॉ है, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एवरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्रिएट्स इनकम इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड दीज इनकम्स आर स्पेंट ऑन परचेजिंग दीज गुड्स। उसके बाद अगर आप प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दैट इज डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है? सिंपली अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करोगे तो इट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर ऑल दोज अवेलेबल, एबल एंड अचीव एंड एक्टिव सीकिंग वर्क कैन ऑब्टेन द एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। बट ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम अचीव करते हैं, इट डज नॉट मीन कि देयर इज डिसअपियरेंस ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल। तो अगर हम सिंपली कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट व्हेन एन इकोनॉमी हैज रीच्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा डिफाइन यहां पे करना है। ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज कॉज्ड बाय फंडामेंटल शिफ्ट्स इन एन इकोनॉमी are caused by structural economic changes and emerges when there is a gap between the skills possessed by the population and the jobs available. Simply अगर हम कहें, it is mismatch between demand for labor and supply of labor. उसके बाद जो इसमें है, that is frictional unemployment. It is a type of unemployment that arises when workers are searching for new jobs. Or they are transitioning from one job to another job. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट नेचुरली ऑकर्स इवन इन अ ग्रोइंग स्टेबल इकोनॉमी। तो सिंपली अगर हम कहें कि इट इज ए गैप बिटवीन 2 जॉब्स, गैप बिटवीन 2 जॉब्स। क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन इफेक्टिव डिमांड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इफेक्टिव डिमांड अगर आप सिंपली देखोगे तो द कंसेप्ट वाज
forwarded by J.M. Keynes. Effective demand denotes money actually spent by the people on products of industries. The money which entrepreneurs receive is paid in the form of rent, wages, interest and profit. Therefore, effective demand equals national income. By effective demand, Keynes जो है he meant the total demand for goods and services in an economy at various levels of employment. And it is the sum total of all demand is meant for consumption and investment. That is C plus I. फिर उसमें अगर आप देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड साइड और एग्रीगेट सप्लाई साइड है. एग्रीगेट डिमांड सिंपली सेज which all the entrepreneurs or firms expect to get by selling the output produced by the number of laborers employed. Therefore, it is expected income or revenue from the sale of output at different levels of employment. लेकिन अब अगर आप एग्रीगेट सप्लाई देखोगे तो इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट or what they are actually receiving at different levels of employment. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन कंजप्शन फंक्शन एंड व्हाट इज एपीसी एंड एमपीसी. कंजप्शन फंक्शन simply refers to the income consumption relationship or functional relationship between the two aggregators, that is total consumption and total income, that is C is equal to F of Y, or we can say C is equal to A plus B of Y. फिर इसमें APC जो है that is equal to C upon Y, that means it is the proportion of consumption to income. Then MPC, it is the proportion of change in consumption to change in income. उसके बाद जो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दैट इज डिफाइन सेविंग फंक्शन, व्हाट इज APS एंड MPS. सिंपली अगर हम कहें कि इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, दैट इज S इज इक्वल टू F ऑफ Y और S इज इक्वल टू माइनस A 1 माइनस B ऑफ Y. ये माइनस कहाँ से आता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं. एंड APS जो होता है दैट इज प्रपोर्शन ऑफ सेविंग टू इनकम, दैट इज S अपॉन Y. एंड MPS जो होता है दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. फिर उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, define investment function, what are the different types of investment. It is the investment interest rate relationship and there is inverse relationship between the two, that is I is equal to function of R. इसमें फिर अगर आप types mention करोगे जैसे autonomous, induced. Autonomous means which is not affected by the factors like rate of profit, rate of income or rate of interest. और इंड्यूस्ड जो होता है दैट इज अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स, दैट इज रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है. फिर उसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. What is interest rate and marginal efficiency? Interest rate अगर आप simply define करोगे, it is the amount a lender charges a borrower and is a percentage of the principal. और ये जो principal होता है it is the amount loaned. Economics से हम interest rate को simply कहते हैं it is the cost of borrowing. लेकिन अगर आप इस marginal efficiency of capital को देखोगे, it is the rate of profit expected to be made from investment in certain capital asset, or I can say the rate of profit expected from an extra unit of a capital asset. और ये जो आइडिया दिया था ये J.M. Keynes ने दिया था. उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रेचेट इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये जो आपने कंजप्शन थ्योरीज तो आप लोगों ने वैसे पढ़ी होगी.
उसमें अगर आपने ये वाली थ्योरी पढ़ी होगी कि जो डसनबरी ने शायद हमें प्रोपाउंड करके दी थी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एंड इट वाज जो है प्रोपाउंडेड or I can say forwarded by Dusanbury in his book entitled as Income Saving and the Theory of Consumer Behavior in the year 1949. उसमें ये जो दो इफेक्ट्स है मेंशन किए हैं उसने, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इट सिंपली सेज दैट households try to imitate or copy the consumption levels of their neighbors or other families in a particular community. इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं. उसके बाद रैचेट इफेक्ट अगर आप देखोगे, वो सिंपली कहता है कि पीपल डू नॉट वांट टू शो टू देयर नेबर्स दैट दे नो लॉन्गर एफर्ट टू मेंटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, they have become accustomed to their previous higher level of consumption, and it is quite based on and difficult to reduce their consumption expenditure when their income has fallen. उसको हम रैचेट इफेक्ट कहते हैं. फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम. परमानेंट इनकम किसको कहते हैं, ट्रांजिटरी इनकम किसको कहते हैं. ये थ्योरी अगर आप देखोगे, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो हमने जो है कंजप्शन लेवल में हमारी जो है कंजप्शन थ्योरीज में हमारी एक थ्योरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, विच वाज फॉरवर्डेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन हिज फेमस बुक A Theory of the Consumption Function in the year 1957. उसमें ये दो कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे. एक तो परमानेंट इनकम, इट इज द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल मेक देयर कंजप्शन प्लान. फिर उसके बाद ट्रांजिटरी इनकम, इट इज द टेम्पररी इनकम दैट इज नॉट गोइंग टू परसिस्ट इन फ्यूचर पीरियड्स, जैसे इनकम फ्रॉम ओवर टाइम वर्क और लॉटरी और बोनस एटसेट्रा. उसके बाद जो आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं, ईच कैरिंग 5 मार्क्स. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी. आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है. तो यहां से आप जो है अगर आप फॉर एग्जांपल वहां पे आप को 2 सेक्टर इकोनॉमी आ जाएगा तो बिजनेस और हाउस होल्ड को सिर्फ मेंशन करना है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है. अगर 3 सेक्टर आएगा तो गवर्नमेंट को इंक्लूड करना है, उस टाइम फॉरेन सेक्टर को एक्सक्लूड करना है. लेकिन अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो इसको भी इंक्लूड करना है. जैसे अगर आप यहां पे देखोगे जो हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, हाउस होल्डर्स क्या देते हैं इनको, जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले में जो है बिजनेस सेक्टर इनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है. और ये जो हाउस होल्ड्स इनमें फैक्टर सर्विसेज देते हैं उसके बदले इनको फैक्टर इनकम मिलती है, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज यहां से जाते हैं इनसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहां पे जाता है. इसमें अब आप जो यहां पे इंक्लूड नहीं की गई है दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स. ये जब सेव करते हैं तो यहां पे रखते हैं, वही चीज यहां हमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जाती है. उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का देखोगे रिलेशनशिप, ये कभी कभी जो है इकोनॉमी में इंजेक्शंस करती है. इंजेक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, व्हाटएवर, या लीकेजेस जो टैक्सेस हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को पे करते हैं. फिर फॉरेन सेक्टर के साथ अगर आप देखोगे, या हाउस होल्डर्स कभी कभी सेव जो है फॉरेन सेक्टर में करते हैं, या जो हम एक्सपोर्ट यहां से करते हैं, या मे बी यहां से हम इंपोर्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे इट इज क्वेश्चन, इसका जो आर पार्ट है, सॉरी इसका जो आर पार्ट है दैट इज डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन वैल्यू एडेड मेथड. सिंपली नेशनल इनकम किसको कहते हैं हम, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स of a country during the period of time or during the period of an accounting year.
इसमें जो बहुत सारे एग्रीगेट्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे, उनमें से अगर आप नेशनल इनकम को देखोगे, दैट इज द NNF फैक्टर कॉस्ट, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसमें जो ये वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हर एक एंटरप्राइज किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करने से पहले जो है कुछ इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करता है, फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है। वही चीज हम देखते हैं कि हर एक एंटरप्राइज ने इसमें कितना वैल्यू ऐड किया है। So we can say it measures the national income in terms of the value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year. Value of output, value added जो होता है, that is equal to value of output minus intermediate consumption. मतलब आउटपुट जो इसने प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, और इसने जो इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीदा था उसका जो है कितना प्राइस था, उसका कॉस्ट कितना था। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम देखते हैं डोमेस्टिक सेल्स कितना हुआ है, एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है। तो ये जो यहां से वैल्यू निकल कर आती है, जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल कर आती है, जीडीपी मार्केट प्राइस। फिर उसको हम माइनस डेप्रिसिएशन करके एनडीपी मार्केट प्राइस बना सकते हैं। फिर उसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करके एनडीपी फैक्टर कॉस्ट्स बना सकते हैं। फिर उसमें प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बना सकते हैं, विच इज नेशनल इनकम। तो उसके बाद जो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट। State its explain its implications and limitations। सेज लॉ ऑफ मार्केट को हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले ही किया है, नो नीड टू डिस्कस अगेन। अगर आप इसकी implications देखोगे, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अलोन, या देयर इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी, दैट इज वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड। उसके बाद सेज लॉ ऑफ मार्केट सेज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हेंस जनरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड जनरल ओवर प्रोडक्शन आर इम्पॉसिबल। फिर लेसेसबेरी अप्रोच या इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट। फिर अगर आप इसमें लिमिटेशंस देखोगे, लिमिटेशंस क्या है, जो जेम कीन्स ने क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को, वो भी आगे जाके एक क्वेश्चन है इसमें। दे आर द लिमिटेशंस ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट। फिर उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे, एक्सप्लेन, इसका जो आर पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसमें अगर आप मेंशन करना चाहोगे तो ये चीज भी थोड़ा सा एक शेड्यूल भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि हम इससे कैसे दिखा सकते हैं। पहले एक इनकम, एक कॉलम में जो है इनकम लेना है, फिर कंजप्शन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिमार्क्स। याद रहे कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेते हैं, मतलब इट डजंट चेंज। आपने देखा होगा जो हमारा सेविंग फंक्शन है, दैट स्टार्ट्स, उसमें सेविंग जो है पहले माइनस हो जाती है, दैट इज ऑटोनॉमस एंड द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। उसमें अगर कंजप्शन हो जाता है तो दैट मीन्स डिससेविंग, तो वो यहां नेगेटिव में चला जाता है, इसको हम डिससेविंग कहते हैं। तो अब इनका जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, सिंपली where there is intersection of saving and investment, and this point E, that is the equilibrium of equilibrium income। क्योंकि ये जो हमारी है this is saving, ये पोर्शन जो है below the x axis this is saving, that means when the level of income is zero, लेकिन हमारा कंजप्शन फिर भी हो रहा है। autonomous investment which doesn't change।
यहाँ से हम इनकम आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों को, ये सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। उसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन इट इज डराइवेशन एंड वर्किंग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर आप थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लायर की स्टोरी बैकग्राउंड जो आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअली ये एफ.ए. काहन ने दिया था, हैं, वो भी दैट वाज नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद जो है जेम कीन्स टुक द आइडिया फ्रॉम हिम एंड प्रोपाउंडेड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसमें सिंपली मल्टीप्लायर कहता है क्या है, अगर आप देखोगे, दैट इज this multiplier is in reference to the increase in the total income, direct as well as indirect, as a result of investment and income। और इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इनकम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। He says total increase in income, output or employment is manifold the original increase in investment. The multiplier is therefore the ratio of increment in income to the increment in investment, or we can say K is equal to delta Y upon delta I, and K is equal to 1 upon 1 minus MPC। और ये डिराइव कैसे होता है 1 upon 1 minus MPC, ये चीज़ें अगर आपने वहाँ पे डिराइवेशन ऑफ द मल्टीप्लायर में देखा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया है, एक्सप्लेन इट इज डिराइवेशन एंड वर्किंग। सिंपली हम कहते हैं y इज इक्वल टू C प्लस I, बट हियर वी आर कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन इनकम, so we can say delta y is equal to delta C plus delta I। लेकिन जो हमने अभी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम देखा, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को है जो है ऑटोनॉमस, और वी कैन से नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, इन इनकम, उसको कंसिडर किया। while changes in consumption are function of changes in income, that is in consumption C is equal to A plus B of Y। इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ हम कंजप्शन को कंसिडर करते हैं, बट कंजप्शन इज A प्लस बी ऑफ Y एंड A इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, हाँ, एंड B इज MPC। तो देयरफॉर ये जो डेल्टा C है, इट कैन ऑकर ओनली इफ देयर इज चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा C इज इक्वल टू B डेल्टा Y, क्योंकि A इज कॉन्स्टेंट टर्म। तो अगर इन्हीं वैल्यूज को हम सबस्टिट्यूट करें अपनी इस वाली इक्वेशन में, दैट इज डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I, तो वहां से क्या बन के आता है, डेल्टा y इज इक्वल टू B डेल्टा y प्लस डेल्टा I, बिकॉज डेल्टा C जो हमारा बन के आया है दैट इज B डेल्टा y। सो डेल्टा y माइनस B डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा I। इसको भी हम अगर लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे, शिफ्ट मूव करके देखेंगे, शिफ्ट करके देखेंगे, तो डेल्टा y 1 माइनस बी, अगर हम यहां पे डेल्टा y कॉमन निकालेंगे, इट विल बी डेल्टा y 1 माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा I, और डेल्टा I 1 अपॉन 1 माइनस बी ऑफ डेल्टा I, इसको अगर हम राइट साइड में लेके आ जाएंगे तो इट विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। 1 माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम B, ये जो है B, यहाँ पे अगर आप कंजप्शन फंक्शन में देखोगे इसको हम MPC कहते हैं, सो इट इज़ 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये हमारा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आ जाता है, क्योंकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा I इंडिकेट्स द चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज मल्टीप्लायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। इसके बाद अगर आप यहां पे इसका वर्किंग देखोगे, इसका अगर आप यहां पे वर्किंग देखोगे तो इसमें जो है वर्किंग आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी, इसमें फॉरवर्ड एक्शन
जो होता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर या बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन मीन्स जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो हमारी इनकम भी बढ़ जाती है, एंड बैकवर्ड एक्शन मीन्स जब हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो हमारा इनकम भी कम हो जाता है। तो दिस इज फॉरवर्ड एक्शन, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो है इनकम इतना बढ़ रही है, बिकॉज दिस इंडिकेट्स द डेल्टा आई एंड दिस इज डेल्टा वाई। अगर हम इसी पॉइंट से अब स्टार्ट करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना कम हो रहा है लेकिन हमारा इनकम जो है इतना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज बैकवर्ड एक्शन सिंपली। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये इसका आर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आर पार्ट है। इसमें अगर आप ये चीज देखोगे, सबसे पहला जो इसमें सिंपल हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, फिर उसके बाद लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी देखा होगा। दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व। यहां पे हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है एन, यहां से हम एम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं और यहां से एक्सपेक्टेड रेसेप्टिव्स को मेजर करते हैं। दिस एन इंडिकेट्स द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड वेयर देयर इज इंटरसेक्शन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जब एग्रीगेट सप्लाई के अपवर्ड जब होता है तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम N1 को ले, यहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, तो दिस विल नॉट बी द इक्विलिब्रियम। तो जब इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव किया है, दैट इज N, उसके बाद अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाता है, हमारा इफेक्टिव डिमांड दैट इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जेएम कीन्स ने आइडिया दिया था, ये पढ़ा होगा कि कब हम एम्प्लॉयमेंट लेवल जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे ज्यादा हमारी इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस वक्त हमारा जो इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी ग्रेटर देन एट द लेवल ऑफ ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उस वक्त हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, तो न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी S2 यहां पे, देन इट विल बी द इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे भी इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखोगे, इट इज डिस्कस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस अगर आपको पता होगा, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय डसनबरी, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया अपनी एक बुक में, दैट इज वाज एंटाइटल्ड इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द ईयर 1949। तो डसनबरी क्या कहता है, लेट स्ट्रेस ऑन रिलेटिव इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल रेदर देन ऑन हिज एब्सोल्यूट इनकम, क्योंकि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो ज्यादा स्ट्रेस एब्सोल्यूट इनकम पे करती है। डसनबरी क्या कहता है कि consumption of an individual is not the function of absolute income but of his relative position in the income distribution in a society। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का जो कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम, रिलेटिव टू द इनकम ऑफ अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। वो कहता है कि अगर इसका इनकम बढ़ जाता है लेकिन इसका जो फॉर एग्जांपल सोसाइटी में प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन में बाकी इंडिविजुअल्स का भी सोसाइटी में जो है इनकम बढ़ जाएगा। इसका एब्सोल्यूट इनकम तो बढ़ गया है लेकिन करंट इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, सो दैट मीन्स कि इसका कंजप्शन जो है एपीसी दैट विल रिमेन सेम। यहां पे दोनों थ्योरीज एब्सोल्यूट इनकम एंड रिलेटिव इनकम थ्योरीज जो है वो वेरी करती है। अगर आप एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को देखोगे, that is equal to C is equal to A plus B of Y, where A greater than 0 and 0 जो है वो less than B and less than 1 होता है।
लेकिन अगर आप इसका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस यहाँ पे देखोगे तो उसमें डायग्रामेटिकली जो है इसको आप थोड़ा सा शो कर सकते हो, या इसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या रैचेट इफेक्ट को भी शो कर सकते हो। इसमें जो फिर इसका आर पार्ट आता है, दैट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलेटर। एक्सीलेटर के बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर दोनों का क्या काम है। मल्टीप्लायर जो है दैट इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो हमारा ये एक्सीलेटर होता है दे आर टू सम एक्सटेंट इनका आइडिया एक जैसा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या कहता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म चेंज इन डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स, उसको हम एक्सीलेटर इफेक्ट कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा यहां पे मेंशन कर सकते हो, एलॉबरेट कर सकते हो इस चीज को। उसके बाद जो इसमें आपका सेक्शन सी आता है दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। इसमें जो सबसे पहला अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड देखोगे उसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड भी कह सकते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर पहले करते हैं इनटू द 4 कैटेगरीज, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज सी, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज जी, फिर नेट एक्सपोर्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। दैट मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और वो क्या बन के आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर उसमें हम माइनस डेप्रिसिएशन करके एनडीपी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करके इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसमें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके एनएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट को में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है इनकम मेथड उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट्स मेथड भी कहते हैं, and it approaches national income from distribution side and appears as a income paid or received by residents of the country। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको वेरियस सेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। फिर हम फैक्टर पेमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर उन फैक्टर पेमेंट्स को मेजर करते हैं, फिर उनको ऐड करके जो है हम क्या रिसीव करते हैं, हम क्या ऑब्टेन करते हैं वहां पे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। फिर उसको प्लस करके एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स में भी वो चीज़ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयर्स, उसमें वेजेस एंड सैलरीज आ जाता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ऑपरेटिंग सरप्लस फिर उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस इसमें देखोगे वो चीज़ें हमने ऐड करी है, मतलब लिमिटेशंस, सॉरी आई हैव नॉट मेंशन्ड एट द लिमिटेशंस। मेरा जो आइडिया था दैट इज द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग दीज मेथड्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इलीगल मनी नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड, मतलब इनकम मेथड में, मतलब लॉटरीज, प्राइजेस, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड, या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो होता है दैट शुड नॉट बी सेपरेटेड इंक्लूडिंग एज इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। ये चीज़ें इसमें मेंशन करनी। उसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दैट इज जो मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि एक्सप्लेन द डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ कीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जो जेएम कीन्स ने क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया है उनको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना है। एक क्वेश्चन में मैंने इससे पहले कहा था कि उसको हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कीन्स ने जो अपनी बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1936, उसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन करी थी। तो केन्स ने कुछ पॉइंट्स पे जो है
इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स या क्लासिकल थ्योरी को चैलेंज किया था, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट इज लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड अगर हमारे इकोनॉमी में होगा तो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। या कीन्स आल्सो चैलेंज्ड द सेज लॉ ऑफ मार्केट दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो कीन्स ने उसके बदले कहा था कि देयर इज पॉसिबल नो, क्योंकि जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, और उन्होंने डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड उसके बदले वो प्रपोंड किया था, वो आप लोगों को पता होगा, उसको हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। या सेल्फ एडजस्टमेंट जो क्लासिकल थ्योरीज कहती है सेल्फ एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, बट कीन्स रेफ्यूटेड दैट, ही सेज सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद रिजेक्शन ऑफ लेसेस फेयर पॉलिसी या एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन कैन नॉट बी ओवर रूल्ड, दिस इज रियलिस्टिक, जनरल ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। या जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं इक्वलिटी ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है दे आर इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट में उनसे चेंज आ सकती है। ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, एक्सप्लेन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, एक्सप्लेन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजप्शन। ये जो कीन्स है ही propounded द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन which forms the basis of consumption function. The fundamental psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence both prior from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience is the men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. That is the statement of the James Keynes. That means लोगों की इनकम बढ़ने के साथ साथ उनका जो कंजप्शन लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, बट नॉट बाय द लेवल एज द इंक्रीज इन द इनकम। दैट मीन्स कंजप्शन लेवल जो है, अगर हमारी इनकम 100% से बढ़ जाती है, हमारी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, बट लेस देन द 100%। ही सेज एमपीसी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, नो चेंज इन psychological and institutional complex, that means it is this law is based upon certain assumptions. फिर उसके बाद ceteris paribus या existence of normal conditions, existence of a laissez-faire capitalistic economy. He says when income increases, consumption expenditure also increases, but by a smaller amount. उसके बाद जो next इसमें जो 3 propositions है, the increased income will be divided in some proportion between consumption and saving. जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी उतना कंजप्शन नहीं होगा, दैट डेफिनेटली मीन कि हमारी सेविंग होगी। इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज टेंड्स टू एन इंक्रीज इन बोथ कंजप्शन एंड सेविंग। इसमें आप एक शेड्यूल भी मेंशन कर सकते हो। जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी कंजप्शन फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वल टू 20, दैट मीन सेविंग इज -20। फिर अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो 50, हमारी कंजप्शन 60 बन जाती है, से लाइक दैट, तो सेविंग विल बी -10। देन से इनकम इज 100 एंड कंजप्शन इज 100, तो सेविंग 0 होगी। उसके बाद इनकम बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगी, से भाई अनदर 50 रुपीज आवर इनकम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 150, बट कंजप्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40 ओनली, दैट इज 100 to 140। तो हमारी सेविंग यहाँ पे 10 रुपीज हो सकती है। उसके बाद अगर आप देखोगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, सब्जेक्टिव फैक्टर्स में आप मेंशन कर सकते हो, उनको हम एंडोजीनियस और इंटरनल भी कहते हैं टू द इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें इंडिविजुअल मोटिव्स फिर बिजनेस मोटिव्स आते हैं। इंडिविजुअल मोटिव्स में अगर आप देखोगे द मोटिव ऑफ प्रिकॉशन, द मोटिव ऑफ फॉरसाइट, द मोटिव ऑफ कैलकुलेशन, द मोटिव ऑफ इंप्रूवमेंट, द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, द मोटिव ऑफ एंटरप्राइज, द मोटिव ऑफ प्राइड, द मोटिव ऑफ
क्या है इसमें, बस मेरे ख्याल से यही 6-7 है। फिर उसके बाद बिजनेस मोटिव्स में अगर आप देखोगे उसमें भी द मोटिव ऑफ एंटरप्राइज, द मोटिव ऑफ लिक्विडिटी, द मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट, द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। फिर उसके बाद अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स देखोगे, दे आर आल्सो नोन एज एक्सोगेनस और एक्सटर्नल टू द इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस लेवल, वेज लेवल, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, विंडफॉल गेन्स और लॉसेज, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, कंज्यूमर क्रेडिट, चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग। उसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे इसको एक यहां पे हम डायग्राम से यहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के मैंने पहले ही थोड़ा सा कहा था, नहीं वो तो अभी हमने डिस्कस नहीं करी। इट वाज फॉरवर्डेड बाय फ्रैंको मोडिग्लियानी एंड एल्बर्टो एंडो इन 1956। According to the life cycle hypothesis, the consumption in any period is not the function of current income of that period, but of the whole lifetime expected income. It describes the spending and saving habits of people on the course of lifetime. ये इंसान की पूरी जिंदगी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। ये एक स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, सॉरी दिस इज द सेकंड स्टेज, फ्रॉम 40 टू अप टू द एज ऑफ 20 एक स्टेज हो गया, फ्रॉम 20 टू 65 एक एज हो, दूसरा स्टेज हो गया, उसके बाद अबव 65 तीसरी एज हो गई। एंड इन द फर्स्ट स्टेज एन इंडिविजुअल अर्नर्स रिलेटिवली लो इनकम एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ हिज एंटायर लाइफ। ये जो है ये स्टेज और ये स्टेज में, बट द फ्लो ऑफ इनकम रिमेन्स हाई ड्यूरिंग द मिडल ऑफ हिज लाइफ। तो इंडिविजुअल क्या करता है, ही मेंटेन्स द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंजप्शन इन हिज एंटायर लाइफ। क्योंकि ही सेज कि ये जो यहां पे ये लोन लेता है, assuming the future income will enable them to pay it off। फिर जो मिडिल एज में सेव करता है to maintain their level of consumption when they retire। तो these are the 3 stages, इसको हम डायग्रामेटिकली यहां पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इट वाज फॉरवर्डेड बाय द मिल्टन फ्रीडमैन इन हिज फेमस बुक विच वाज एंटाइटल्ड थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इन द ईयर 1957। ये जो थ्योरीज है मेरे ख्याल से दे आर रिजेंबलिंग सेम। अगर आप लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देखोगे उसमें क्या उभर के आता है, दैट इज C इज इक्वल टू W प्लस RY अपॉन T। C represents the consumption, W represents the wealth, R represents the remaining years of work, Y represents the income, and T represents the remaining years of life। परमानेंट इनकम भी टू सम एक्सटेंट यही मेंशन करते हैं, लेकिन वो फिर उसमें परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी इनकम या परमानेंट कंजप्शन थोड़ा सा मेंशन करती है। दैट इज रिप्रेजेंटिंग YM जो है दैट इज इक्वल टू YP प्लस YT। दिस इन रिप्रेजेंट्स द, मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमें इनकम मेजर करनी है, दैट इज इक्वल टू YP परमानेंट इनकम प्लस YT ट्रांजिटरी इनकम। लेकिन ही सेज कि इट इज इक्वल टू, अगर आप इसमें देखोगे दैट इज C इज इक्वल टू CP प्लस CT। It is the measured consumption. It is the sum total of permanent and transitory components of consumption. अगर आप देखोगे ये जो परमानेंट इनकम यहाँ पे है दैट इज
consumed and is dependent upon the rate of interest, rate of non-human wealth to human wealth, or the individual desire to create wealth. ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो.